हेलो दोस्तों, एग्री क्लासेस वैरायटी में आपका स्वागत है। तो देखिए आज अपन केमिस्ट्री क्लास करने वाले हैं। ठीक है, अपन ने केमिस्ट्री के प्रोडक्ट टेबल आवर सारणी में 2 लेक्चर कर लिए हैं। ठीक है, उन दोनों लेक्चर में अपन एस ब्लॉक तक कर चुके हैं। तो आज अपन नेक्स्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक। ठीक है, अपन ब्लॉक को आधारित वर्गीकरण पर चल रहे थे। तो फर्स्ट अपन एस ब्लॉक कर चुके हैं, अपन सेकंड पे आते हैं पी ब्लॉक पर। ठीक है, देखिए पी ब्लॉक क्या होता है। पी ब्लॉक होता है वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है या रहता है, वो तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है NS2 NP1 से 6 तक होता है। ठीक है, ये देखिए कौन कौन से आवर्त में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं आवर्त 2 से 6 तक और वर्ग 13 से 18 तक। ठीक है, तो पी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं? वह तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? NS2 NP1 से 6 हो गया। ठीक है, आवर्त कौन सा हो गया? इनका आवर्त हो गया 2 से 6 और वर्ग कौन सा हो गया? 13 वर्ग। अब देखते हैं अपन इसकी तत्वों को। देखिए ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, तो जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, जो इसके सारणी को कैसे बना जाता है, इसकी सारणी को सीधा सीधा याद किया जा सकता है। देखिए जो फर्स्ट 13वां वर्ग थर्ड है उसे याद करने के लिए है बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, फोर्थ ए उसे है कहे सीता जी सुनो प्रभु। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ठीक है, उसके बाद है ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, हीना और करीना अक्षय की रानी। ठीक है, इस तरह से इन्हें याद किया जा सकता है। अब देखिए कि जो 18वां वर्ग है, जो सबसे लास्ट है, उसे बोला जाता है अक्रिय गैस या नोबल गैस। जो 17वां वर्ग है उसे बोला जाएगा हेलोजन। उसके बाद जो अगला आएगा 16वां उसे बोला जाएगा चैल्कोजन। 15वां आएगा उसे बोला जाएगा निकोजन। ठीक है, 14वें को बोला जाएगा अर्धचालक परिवार, अर्धचालक फैमिली। और 13वें को बोला जाएगा बोरॉन फैमिली। ठीक है, ये इनके नाम होते हैं। जैसे एस ब्लॉक में होता था फर्स्ट वर्ग का होता था 4 धातुएं, सेकंड का होता था क्षारीय मृदा धातुएं। उसी तरह से जो 18वां वर्ग है उसे अक्रिय या नोबल गैस बोलेंगे, 17वें को हेलोजन, 16वें को चैल्कोजन, 15 को निकोजन और 14वें को अर्धचालक फैमिली और 13वें को बोरॉन। ठीक है, जो 14वां वर्ग है उसे अर्धचालक फैमिली क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों तत्व हैं, ये दोनों अर्धचालक धातु हैं। ये दोनों अर्धचालक तत्व हैं। ठीक है, इसीलिए इसको अर्धचालक फैमिली या अर्धचालक परिवार बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ब्रोमीन है उसे बोला जाता है द्रव धातु। ठीक है, जो ब्रोमीन है उसे क्या बोला जाएगा? ब्रोमीन को बोला जाएगा द्रव धातु। ठीक है, अब देखिए इनके अंतिम कोष में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जो 13वां है उसके लिए आएगा NH2 NP1,
14वें के लिए NH2NP2 और 15वें के लिए NH2NP3, इसके लिए आएगा NH2NP4, इसके लिए आएगा NH2NP5 और NH2NP6। ये 18वें के लिए ये होते हैं इनके कोषों में अंतिम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट में आएगा NH2, 13वें में NH2NP फर्स्ट, 14वें में NH2NP2, 15वें में NH2NP3, 16वें में NH2NP4, 17वें में NH2NP5 और 18वें में NH2NP6 आएगा। ठीक है, और ये पी ब्लॉक, देखिए पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है या ऐसे तत्व हैं जिसमें धातु, उपधातु और अधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसा ब्लॉक है जिसमें सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, धातु पाई जाती है, अधातु पाई जाती है, उपधातु पाई जाती है। देखिए इनमें अधातु कौन सी है, इनमें अधातु की एक सीडी नुमा आकृति बनती है। देखिए बोरॉन, फिर सिलिकॉन, फिर ये जो ये सीडी नुमा आकृति बनेगी ये सारी अधातु हैं और इनके नीचे दो जो सेकंड और मतलब 4th A और 5A 14वें जो 15वें वर्ग के नीचे उपधातु के नीचे दो हैं वो भी उपधातु के दौरान आती है। ठीक है, तो जो ये सीडी नुमा संरचना है इसके ऊपर जो भी तत्व हैं वो उपधातु हैं और ये दोनों भी उपधातु हैं। ठीक है, अब देखिए उपधातु को कैसे याद किया जा सकता है। ठीक है, अपन ने वो तो देख लिया कि पी ब्लॉक में तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, ये तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए उपधातु कौन कौन सी हैं। उपधातु में बोले, शिव, ऐसी, तेरी, आरती, सब गाएं। ठीक है, ये 7 अधातु उपधातु हैं। बोले, शिव, ऐसी, तेरी, आरती, सब गाएं। ठीक है, इसे ने आराम से ज्ञात किया जा सकता है। 3 और 4 ये 7 उपधातु होती हैं। ठीक है, ये अपना पी ब्लॉक था, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अपन 2 पढ़ चुके हैं, एस ब्लॉक। ठीक है, और आज पढ़ लिया अपन ने पी ब्लॉक। एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता था NS1 से 2 और पी का होता है NS2NP1 से 6 तक। ठीक है, अब देखिए अपना नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक नंबर 3 पे। देखिए डी ब्लॉक क्या होगा, वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में जाता है। वो तत्व क्या कहलाते हैं, वो तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब देखिए डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक होता है N-1 S2 P6 D1 से 10 और NS1 से 2। ठीक है, ये होता है डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 S2 P6 D1 से 10 और NS2। कई बार ऐसे भी लिखा देता है सीधा N-1 D1 से 10 NS1 से 2। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये क्वेश्चन 2019 में आया था और 2019 के क्वेश्चन में जो नीचे वाला है सेकंड यही ऑप्शन में दिया गया था, ऊपर वाला नहीं दिया गया था। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है N-1 D1 से 10 और NS1 से 2। ठीक है, अब अपन देखते हैं डी ब्लॉक की
ये कौन कौन से आवर्त में पाया जाता है? ये पाया जाएगा आवर्त 4 से 7 और वर्ग 3 से 12। ठीक है, जो डी ब्लॉक के तत्व में पाए जाएंगे आवर्त 4 से 7 और वर्ग 3 से 12 में। अब देखते हैं पर इनकी तत्वों की सारणी कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। देखिए ये है डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, 4 से 7 वर्ग और 4 से 7 आवर्त और 3 से 12 वर्ग में। ठीक है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एजी, सोना, कैडमियम, मरकरी और एयू, सोना, एजी, चांदी। ठीक है, लाफ्नियम, जर्कोनियम, हाफनियम और इडेनियम। ठीक है, ये होते हैं और यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, इतना अपन को जरूरत नहीं है तत्वों की, जो लिखे हुए हैं वो ही काम में आएंगे ओनली, और अपन को ज्यादा कुछ डीप में करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए ये तत्व होते हैं डी ब्लॉक के, तो जो डी ब्लॉक के तत्वों में जो मरकरी होता है Hg, उसे बोला जाता है द्रव धातु। ये द्रव धातु होती है जो Hg होती है। जो ये 11वां वर्ग होता है इसे बोला जाता है सिक्का धातु। ठीक है, क्योंकि इसमें सिक्का, कॉपर, चांदी, ये धातु पाई जाती हैं, इनसे सिक्कों का भी निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये सिक्का धातु कहलाती हैं। और जो 12वां आता है, 12वां वर्ग, उसमें वो कहलाती है वाष्पशील धातु। ठीक है, जो 12वें वर्ग की धातु है वो क्या कहलाती हैं? वाष्पशील धातु। उनका वाष्प भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो अपने ब्लॉक आधारित वर्गीकरण था उसमें अपन ने देखा कि जो डी ब्लॉक है तत्व कौन, डी ब्लॉक में क्या होता है? डी ब्लॉक में ये तत्व होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। इन्हें याद कर सकते हैं शक्ति, विक्रमन, फेंको, निकू, जंगा। जी और आ जाएगा जर्मेनियम जो अगले में चला जाता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इनको। 30 तक तो आराम से याद हो सकते हैं, और 30 तक होना अनिवार्य भी है। ठीक है, उनका परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या भी याद होनी चाहिए, उनका ठीक ठाक मतलब अच्छी तरह से याद होना चाहिए। बाकी जैसे आते हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपना था डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में Hg को द्रव धातु बोला जाता है, 11वें वर्ग की धातु को सिक्का धातु बोला जाता है, और उन्हें जो 12वें वर्ग के होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वाष्पशील धातु। ठीक है, अब देखिए जो फोर्थ वर्ग के इन्हें बोला जाता है 3D श्रेणी, इन्हें बोला जाता है 5 को 4D श्रेणी, 6 को 5D श्रेणी और 7 को बोला जाता है 6D श्रेणी। ठीक है, ये श्रेणी होती है इनकी। ठीक है, ये था अपना डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कंप्लीट है। यदि कोई भी आपको कोई भी चीज समझ नहीं है, कुछ भी ऐसी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दें, हम आपको जरूर उसका कोई रेस्पॉन्स देंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे आपको, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन ने 3 ब्लॉक पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 ब्लॉक पढ़ने के बाद अब आता है अपना नेक्स्ट ब्लॉक, जिसे बोलते हैं अपन एफ ब्लॉक। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं एफ ब्लॉक में क्या क्या होता है। ठीक है, 3 अपन पढ़ चुके हैं। एस ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? NS1 से 2। पी का क्या था? NS2 P, NP1 से 6। डी ब्लॉक का क्या था? N-1 S2 P6 D1 से 10, NS1 से 2, या फिर N-1 D1 से 10 और NS1 से 2। ठीक है, ये था। अब अपन चलते हैं फोर्थ ब्लॉक आधारित वर्गीकरण पे, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक क्या हो जाएगा? एफ ब्लॉक उन्हीं की तरफ हो जाएगा वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है। वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, सुन तो रहा है ना? इलेक्ट्रॉन राइटिंग थोड़ी खराब है। इलेक्ट्रॉन वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है।
वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है वो देखते हैं अपन। देखिए जैसे अपन ने देखा था जो एस ब्लॉक था, पी एस और पी का तो सामान्य था और डी का थोड़ा डिफरेंट था, उसी तरह एफ का भी थोड़ा डिफरेंट आएगा, n माइनस 2 S2 आएगा, उसके बाद आएगा P6 आएगा, D10 आएगा, उसके बाद F आएगा, उसमें आएगा F1 से 14। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आएगा n-1 S2 P6 D0 से 1 और NS2। ये होता है। ठीक है, n-2 S2 P6 D10 F1 से 14 n-1 S2 P6 D0 से 1 NS2, या फिर इसे दूसरे वर्डों में ऐसे ही बोला जाता है n-2 F1 से 14 हो गया, उसके बाद बोला जाएगा n-1, फिर से आएगा D0 से 1 और NS2, ऐसे भी बोला जा सकता है। ये कंप्लीट भरे हुए हैं, इनको हटा के। ठीक है, तो जैसे 2019 में डी ब्लॉक का आया था, ऐसे इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाए, ये वाला नीचे वाला भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे भी क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे से दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, आप सोचेंगे इनसे क्वेश्चन आएगा आएगा नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसे ही होता है, फिर बाद में सोचते हैं कि यार इस पे थोड़ा ध्यान दे लिया होता तो शायद ये हमारा क्वेश्चन आज ठीक हो जाता। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि बाद में पछताना ना पड़े, तो ध्यान रखें। देखिए अब जो ये है उसमें देख लेते हैं ये कौन से आवर्त के दौरान आएगा। ये छठे और सातवें आवर्त में आएगा और वर्ग इसका सिर्फ एक ही होगा, थर्ड, जिसे बोला जाता है थर्ड डिग्री। क्योंकि उस दिन जो दीर्घ आवर्त सारणी का वर्गीकरण बताया था, उसमें बताया था कि जो एफ ब्लॉक वाले तत्व होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड वर्ग से स्टार्ट होते हैं और थर्ड ही वर्ग के दौरान वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अपन देखते हैं कुछ एफ ब्लॉक। ठीक है, मैं आपको प्रोडक्ट टेबल शेयर कर दूंगा इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देख लेना, अच्छे से देख लेना। वैसे आपके पास 11th वाली बुक हो, 11th केमिस्ट्री वाली बुक हो, तो उसमें भी दे रखी होगी अच्छे से। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया तो एक अच्छे से पेज में उसको तैयार करना और अच्छे से याद करना। ठीक है, जो नॉर्मल चीज़ें काम आती हैं उनको अच्छे से याद करना है अपन को, जिससे वो अपन जैसे अपन को आगे काम आए तो अपन को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए उनमें। ठीक है, देखिए जो एफ ब्लॉक होता है छठे और सातवें आवर्त में पाया जाता है। वर्ग एक ही होता है इनका। देखिए वर्ग श्रेणी कौन सी होती है इनकी, थर्ड बी, जिसे थर्ड वर्ग बोला जाता है। ठीक है, श्रेणी इनका नाम होता है, ऊपर वाली का तो होता है लेंथेनम और इसका होता है एक्टिनाइड। ठीक है, लेंथेनाइड और थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, श्रेणी कौन सी हो जाएगी, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ठीक है, दो श्रेणियों में पाया जाएगा। देखिए परमाणु क्रमांक कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ तक खत्म होता है। जो परमाणु क्रमांक है वो C 58 से शुरू होता है, लिया जाता है Lu 71 तक। ठीक है, और जो नीचे वाले होते हैं इनका स्टोर होता है
थोरियम 90 से, TH 90 से स्टार्ट होता है, इनका खत्म होता है। लॉरेंशियम LR 103 पे खत्म होता है। ये होता है प्रोटॉन क्रमांक। देखिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या दोनों की +3 होती है हमेशा, ये ध्यान रखने योग्य चीज है। कुल तत्व देखिए दोनों में कुल 14 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। जो इनका अन्य नाम है इन्हें बोला जाता है दुर्लभ मृदा तत्व, इनका कोई नाम नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो अपन ने देखा अभी एफ ब्लॉक में क्या क्या देखा अपन ने। एफ ब्लॉक में सबसे पहले देखे छठे और सातवें वर्ग में आवर्त में पाए जाते हैं। वर्ग कौन सा होता है इनका? थर्ड बी होता है। जो छठे वर्ग उसे बोला जाता है लेंथेनाइड श्रेणी, और सातवां आवर्त होता है उसे बोला जाता है एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक है। इनका परमाणु क्रमांक देखिए Ce 58 से शुरू होता है और Lu 71 पर खत्म होता है। यहाँ से होता है थोरेंशियम 90 से स्टार्ट होता है और लॉरेंशियम 103 तक जाता है, ठीक है। जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या है वो हमेशा +3 होती है दोनों की, ठीक है। कुल तत्व इनमें 14 पाए जाते हैं। और जो इनका अन्य नाम होता है जो लेंथेनाइड श्रेणी का वो होता है दुर्लभ मृदा तत्व, और एक्टिनाइड श्रेणी का ऐसा कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन इनका बोर आधारित वर्गीकरण पर चलते हैं। तो अपन अब देखेंगे इनके बोर आधारित वर्गीकरण कैसा। अभी तो अपन ने देखा था ब्लॉक आधारित वर्गीकरण, अब देखेंगे बोर आधारित वर्गीकरण। देखिए अब अपन चलते हैं बोर आधारित वर्गीकरण पर, ठीक है। तो बोर आधारित वर्गीकरण पर देखते हैं सबसे पहले आते हैं अक्रिय गैस, ठीक है। तो अक्रिय गैस क्या होती है? देखिए वह तत्व, ठीक है, वह तत्व जिसका अंतिम कोश पूर्ण रूप से भरा हो। वह तत्व जिनका अंतिम कोश पूर्ण रूप से भरा हो वो कहलाते हैं अक्रिय गैस, ठीक है। अक्रिय गैस या नोबल गैस भी कहते हैं इन्हें। तो देखिए इनके एग्जाम्पल कौन से होंगे? 18वें वर्ग की धातु या तत्व, 18वें वर्ग के तत्व, ठीक है। जो 18वें वर्ग के तत्व होते हैं, जो धातु होती हैं, ठीक है, उनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। जैसे अपन देखते हैं नियोन, नियोन क्या आता है? NH2, ओ सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 6×4=10, देखिए पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये कहलाती हैं अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें कहलाएंगे वह तत्व जिनका अंतिम कोश पूर्ण रूप से भरा हो, वो अक्रिय गैसें कहलाती हैं। और जो अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक है, वो 18वें वर्ग की धातु कहलाती है। ओनली 18वें वर्ग की सिर्फ यही अक्रिय गैसें होंगी या नोबल गैसें होंगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट आधारित बोर आधारित वर्गीकरण में। अगला आता है सेकंड नंबर सामान्य तत्व या फिर प्रसामान्य तत्व या पर प्रतिनिधित्व तत्व, ये नाम है इनके, सामान्य तत्व, प्रसामान्य तत्व या प्रतिनिधित्व तत्व। देखिए वो कौन से होते हैं? वह तत्व जिनका एक कोश अपूर्ण हो, ठीक है। वह तत्व जिनका एक कोश अपूर्ण हो वो कौन से कहलाएंगे? प्रसामान्य या सामान्य या प्रतिनिधित्व तत्व कहलाते हैं। देखिए इनमें कौन कौन से आएंगे? एस व पी ब्लॉक, एस व पी ब्लॉक के तत्व आएंगे 18वें वर्ग को छोड़कर, क्योंकि 18वां वर्ग कौन से तत्व में आता है? पी ब्लॉक के तत्व में आता है। पी ब्लॉक के जो 18वें वर्ग की धातु या तत्व होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? अक्रिय गैस या नोबल गैस। अभी अपन जस्ट पढ़ के आए, ठीक है। और इनमें ऐड किया जाता है जिंक,
कैडमियम और मरकरी को। ये तीनों प्रसामान्य तत्व होते हैं क्योंकि इन तीनों में, क्योंकि वैसे तो ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, पर जो ये तीनों होते हैं इनमें एक एक कोष अपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे अपन एस ब्लॉक का कोई भी तत्व ले लेते हैं तो एस ब्लॉक में या देखा था अपन ने NH1 बचता है या NH2 बचता है। पी में भी देखा था अपन ने, पी ब्लॉक में सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें NH2 तो पूर्ण भरा होता है, लेकिन पी में क्या होता है, NHP में 1b और 2b 3b 4 5 ऐसे होते हैं। जो 6 होता है वो पूर्ण भर जाता है, पर वो कौन से तत्व आ जाते हैं, अक्रिय गैस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हुए प्रसामान्य या सामान्य तत्व। कौन कौन से, वह तत्व जिनका एक कोष अपूर्ण हो, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व और जिंक कैडमियम मरकरी। ये जरूर ध्यान रखें, जिंक कैडमियम मरकरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है क्योंकि वो सीधा लिख के दे देगा सामान्य प्रसामान्य तत्व कौन से, डी ब्लॉक में से दे देगा, 18 के तत्व दे देगा और ये भी छाप देगा। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा कि यार एस और पी ब्लॉक था और इनमें एस और पी ब्लॉक के तत्व है नहीं तो क्या करें। ठीक है, बट जो डी ब्लॉक के जिंक कैडमियम मरकरी ये तत्व होते हैं, इनमें भी एक एक कोष अपूर्ण होता है, इसी कारण ये प्रसामान्य तत्वों में ऐड कर दिया जाता है। और पी ब्लॉक के वो ये भी छाप सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि ये भी प्रसामान्य या सामान्य प्रतिनिधि तत्व नहीं है, ये तो कौन से हैं, अक्रिय या नॉर्मल गैस तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वो अपने सामान्य तत्व या प्रसामान्य तत्व। देखिए उसके बाद नंबर 3 पर आता है संक्रमण तत्व। ठीक है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, देखिए संक्रमण तत्व जो होते हैं वह तत्व या वह तत्व जिनका अंतिम 2 कोष अपूर्ण हो, उन्हें बोला जाता है संक्रमण तत्व। जिनका 2 कोष अपूर्ण। ठीक है, जिनके 2 कोष अपूर्ण होते हैं वो कहलाते हैं संक्रमण या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। देखिए इसमें आएगा डी ब्लॉक, और अभी बताया था डी ब्लॉक में जिंक कैडमियम मरकरी इनको छोड़कर, क्योंकि ये प्रसामान्य तत्व या सामान्य तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो अंतिम कोष है उसमें अंतिम एक कोष खाली रहता है, 2 कोष खाली नहीं रहते। देखिए जो प्रसामान्य तत्व है या संक्रमण तत्व है उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे होता है, क्योंकि जैसे अपन ने उस टाइम देखा था अंतिम अपन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा था अपन ने जो डी ब्लॉक था, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता था, डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता था n-1 s2p6 d1 से 10, तो d1 से 10 ठीक है उसमें पूर्ण नहीं होता है, और ns1 से 2 ठीक है तो इसमें 2 तत्व खाली होते थे, और जो p होता था उसमें क्या होता था s में ns1 से 2 तो उसमें भी एक होता था ओनली, और p में क्या होता था ns2 np1 से 6 उसमें भी एक खाली होता था, लेकिन इसमें कितने 2, तो ये हो गए संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व। देखिए कैसे अपन पूछ सकते, देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं करके बता दूं, मतलब एक क्वेश्चन है निम्न में से प्रसामान्य तत्व कौन से हैं, निम्न में से प्रसामान्य तत्व हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे देगा वो आपको लिथियम सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे दिया आपको जिंक कैडमियम मरकरी, ऑप्शन नंबर थर्ड में दे देगा फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में दे देगा ऑल। ठीक है, अब देखिए अपन ने पढ़ा था कि प्रसामान्य तत्व कौन से होते हैं, एस और पी ब्लॉक के, ठीक है, और जिंक और कैडमियम मरकरी साथ में होते थे। ठीक है, और उसमें भी 18वें वर्ग को छोड़ दिया जाता है। देखिए पी ब्लॉक के तत्व फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, एस ब्लॉक के तत्व लिथियम सोडियम पोटेशियम, और अपन ने पढ़ा था कि जिंक कैडमियम मरकरी सामान्य तत्व आते हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑल सभी। ये ना सोचना कि जिंक कैडमियम मरकरी ये तो डी ब्लॉक के दौरान आते हैं और डी ब्लॉक संक्रमण होता है, हाँ होता है, बट ये तत्व होते हैं, ये कौन से तत्व होते हैं, ये प्रसामान्य तत्व होते हैं, क्योंकि इनके अंतिम कोष का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है, क्योंकि जो NS वो होता था ना इलेक्ट्रॉन के विन्यास में सामान्य होता था
और D1 से 10 आता था, वहां पे डी ब्लॉक में इसमें 10 तत्व होते हैं, और NS4 1 से 2 उसमें एक खाली रहता है और वो पूर्ण भर जाता है। इसीलिए ये ध्यान रखें, प्रसामान्य तत्व में आएंगे। देखिए प्रसामान्य तत्व के बाद आएंगे आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व कौन सा है? तत्व जिनमें 3 कोष अपूर्ण हो। आंतरिक संक्रमण तत्व 3 कोष अपूर्ण। लिख लेना, वह तत्व जिनके 3 कोष अपूर्ण हो वो कौन से तत्व कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? जो आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं वो होते हैं F ब्लॉक के तत्व, क्योंकि अपने देखा हुआ था जो कि F ब्लॉक था उसके इलेक्ट्रॉनिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक न्यूनतम देखा था अपन N-2 S2P6 D10 F1 से 14 एक अपूर्ण हो गया। दूसरा आएगा N-1 S2P6 D0 से 1 दूसरा अपूर्ण हो गया, और NS2 ये वाला अपूर्ण हो गया। तो वह ये इनमें 3 कोष अपूर्ण होते हैं, तो ये कहलाते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, तो ये हो गए अपने बोर के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिए विकर्ण संबंध बताता हूं मैं आपको, तत्वों में विकर्ण संबंध अच्छे से देखना। देखिए विकर्ण संबंध क्या होता है? विकर्ण संबंध एक तरह से होता है, इस प्रकार से होता है कि गुणों में समानता प्रदर्शित होती है। जो देखिए विकर्ण संबंध दर्शाते हैं वो तत्व, ठीक है, उनके गुणों में आपस में समानता पाई जाती है। समानता पाई जाती है उनके गुणों में, है ना, तो इसीलिए उन्हें बोला जाता है विकर्ण संबंध। वो उनके सारे गुण समान पाए जाते हैं जो तत्व विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। देखिए जो विकर्ण संबंध होता है वो किस कारण होता है? किस कारण विकर्ण संबंध हो पाता है? वो होता है आयनन विभव के कारण। ठीक है, जो आयनन विभव समान होता है ना, उसी के कारण विकर्णों में संबंध दिखाया जाता है और उनके गुणों में समानता पाई जाती है। ठीक है, विकर्ण संबंध क्या होता है? विकर्ण संबंध होता है कि तत्वों के गुणों में समानता दर्शाना, तत्वों के गुणों में समानता दिखना, वो ही विकर्ण संबंध कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका कारण क्या है विकर्ण संबंध होने का? ठीक है, तो विकर्ण संबंध होने का कारण होता है कि इनके आयनन विभवों में, ठीक है, जो इनका आयनन विभव है उनका समान कारण, इनका जो आयनन विभव है वो समान होता है। यही कारण होता है कि इनके जो तत्व है उनमें विकर्ण संबंध पाया जाता है। ठीक है, देखिए विकर्ण संबंध कौन कौन से तत्वों में पाया जाता है? आवर्त और इधर वर्ग। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, 13 और 14, 2 वर्ग और 3 आवर्त। ठीक है, सॉरी ये वर्ग ये आवर्त। ठीक है, वर्ग 2 1 2 13 और 14 और आवर्त सेकंड और थर्ड, ये तत्व समानता दिखाई देते हैं। देख कौन कौन से आते हैं इधर? लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन आता है और कार्बन आता है। इधर कौन कौन से आएंगे? सोडियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, एल्यूमिनियम आएगा और सिलिकॉन आएगा। ठीक है, अब विकर्ण बना दीजिए लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, बोरॉन सिलिकॉन से। जो ये तत्व होते हैं वो आपस में विकर्ण संबंध रखते हैं। लिथियम का विकर्ण संबंध किससे होता है? मैग्नीशियम से। बेरिलियम का किससे होता है? एल्यूमिनियम से। और बोरॉन का किससे होता है? सिलिकॉन से। अब देखिए आपको याद रहे, मतलब ऐसे सारणी बनाकर आपको याद रहे या ना रहे, बट ये तो आपको ध्यान रखना जरूरी होगा। आपका विकर्ण संबंध किस कारण होता है? गुणों में समानता कारण होता है। उन तत्वों के सारे गुण समान होते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या होता है? कारण होता है उनका आयनन विभव समान होता है। इसी के कारण
आयनन विभव समान होने के कारण ही उन तत्वों में विकर्ण संबंध संपन्न हो पाता है या विकर्ण संबंध होता है। देखिए मैं इन डायरेक्ट यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए विकर्ण संबंध क्या है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विकर्ण संबंध का कारण क्या है, निम्न में से ऑप्शन दे देगा कुछ भी, वो ऐसे पूछ सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे आपको याद ना रहे बनाना, तो इसे मैं बता सकता हूँ याद करने की ट्रिक। देखिए लीमा बेली बसी, बेली मतलब क्या होती है, थाली या अकेलापन। अपन बोलते हैं ना कई बार मारवाड़ी भाषा में कि बेला बैठा है, बेला बैठने का मतलब क्या होता है कि थाली बैठा हुआ अकेला, उसके पास कोई काम नहीं है। यदि उसके साथ भी कोई बैठा होता तो वो बात करता, ठीक है। अब वो बेला बैठने का मतलब होता है अकेला बैठना। तो लीमा, लीमा से ली से क्या आएगा, लिथियम, मां से क्या आएगा, मैग्नीशियम। तो लिथियम मैग्नीशियम से कारण विकर्ण संबंध होता है। बेली बी एल, ठीक है। लीमा बेली बसी, ठीक है। तो ये विकर्ण संबंधों को याद रखने का सामान्य तरीका है कि विकर्ण संबंधों को कैसे याद रखा जा सकता है। लीमा बेली बसी, लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, और बोरॉन सिलिकॉन से। इस तरह से विकर्ण संबंध, इन तत्वों में विकर्ण संबंध पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे अपन जो भी प्रोडक्ट टेबल में जो भी चीज पढ़ेंगे, जैसे कि विद्युत ऋणता, आयनन विभव, परमाणु त्रिज्या, ठीक है, उनके लिए आपको देखो मैं एक टेबल बना के दिखाता हूँ। वो टेबल आपको अच्छे से 3-4 बार एक बार कॉपी में बना के देखनी, मैं बोलता हूँ वो आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। एक साइड तो आपको डालनी है आवर्त, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 ऐसे डालने हैं। ऊपर डालने हैं आपको वर्ग 1 2 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। ये तत्व आपके सबसे ज्यादा काम में आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इनको आपको मैं आपको सीधी सारणी बना के बता रहा हूँ, उसके थ्रू आपको इनको याद कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला आएगा हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। इस तरह से याद करना है इसे, हलीना की रब से फरियाद। और आप 2-3 बार इनको लिख के देखोगे ना, तो मैं कहता हूँ श्योर आपको ये आराम से याद हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। देखो अगला आएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। उसके बाद इसमें आएगा, अभी अपन ने पढ़ा था कि बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। उसके बाद आएगा कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। उसके बाद इसमें आएगा नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ठीक है। उसके बाद 16वें में आएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। उसके बाद आएगा फिर कल बाहर आई आंटिया आरती, छोटा टी लिखना है, ठीक है। फिर आएगा हीना और करीना अक्षय की रानी, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट टेबल आपको मतलब सिर्फ ये बनाना है और ये आपको अच्छे से याद करना है। आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं अलग अलग बॉक्सों में, ठीक है। ये वाला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसको 3-4 बार आप लिख के प्रैक्टिस करें तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला,
कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके ओल्ड स्टाइल से टीपू, फिर कल बाहर आई आरती या आंटी, हीना और करीना अक्षय की रानी। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट टेबल मतलब ये शॉर्ट टेबल है जो सबसे ज्यादा काम आने वाली है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में क्या आप जो भी केमिस्ट्री पढ़ोगे ना ज्यादातर यही काम आने वाली है। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताता हूँ वो करिए आराम से, नो टेंशन। ठीक है, जो इसके बाद आगे की जो, ठीक है, अगले शिल्डिंग इफेक्ट है, परमाणु त्रिज्या है, आयनन त्रिज्या है, और जो आईपी और जो सारी विद्युत ऋणता, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को अपनों दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट करके कमेंट करके बताया करो जो भी आपको अच्छा लगे, तो क्लास अच्छी लगी हो तो, या फिर अपने दोस्तों के पास शेयर करें आपको अच्छी लगे तो, और अपने फ्रेंडों को बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। और टेस्ट सीरीज के दौरान जो क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें करके देखें पहले, क्योंकि लाइव तो आ नहीं सकता, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी यदि 1000 सब्सक्राइबर कर देते हैं तो लाइव टेस्ट सीरीज आपको शुरू कर दी जाएगी। तो लाइव टेस्ट सीरीज में आपको अलग ही इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और वैसे हम कराते हैं तो आप पहले वीडियो को रोकिए, देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना आंसर दीजिए, फिर उसके बाद हमारा आंसर देखिए। हम अच्छी तरह से आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो और हम आपको बता दें कि हम लगभग 90 से 100 मतलब 90 प्लस क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाने वाले झटके में। तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों को बता दें। ठीक है, और थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।